हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस में जो आपका यूनिट 2 गिवन है उसमें हमें यही पढ़ना है कि इंडिया के रिलेशंस बाकी ग्लोबल पावर्स के साथ कैसे थे, भारत और अमेरिका के बीच कैसे संबंध रहे हैं, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना और इंडिया यूरोपियन यूनियन, चारों को हम अलग अलग लेसन्स में कवर करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। सो इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग इंडिया यूएस रिलेशनशिप। अब देखो, भारत और यूएस के संबंध शुरुआत से लेके आज तक कैसे रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए हम इसे मेजर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है इंडिया यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त भारत और यूएस के बीच कैसे संबंध थे, यानी 1947 से लेके 1991 का जो दौर है इसको हम कोल्ड वॉर एरा में रखते हैं। दूसरा, इंडिया यूएस रिलेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया यानी 1991 के बाद भारत और यूएस के संबंध कैसे हुए। और तीसरा, सन 2001 में जब अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स कैसे मजबूत हुए हैं, इसको हम पोस्ट 9/11 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के अंदर देखते हैं। एंड लास्टली वी विल सी कि हाउ इंडिया एंड यूएस कोऑपरेट विथ ईच अदर ऑन मेजर इश्यूज। आगे बात समझ में क्लियर है? तो चलिए फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हम पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। इंडिया यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा फ्रॉम 1947 टू 1991। अब देखो, 1947 में ही भारत आज़ाद हुआ था और यहीं से कोल्ड वॉर पीरियड की शुरुआत भी होती है। तो अब हमारी आज़ादी के बाद लगभग पहले 40-45 साल जो है इंडिया यूएस रिलेशंस में कुछ खास नहीं रहे। हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। हालांकि हम दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। अमेरिका वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट दे कुड नॉट बिकम फ्रेंड्स। अब इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण ये था कि हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी चुना था। देखो, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, जिसमें 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे से आगे निकलने में कम्पीट करने में लगे हुए थे। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 द कोल्ड वॉर बिगैन बिटवीन द यूएसए एंड द सोवियत यूनियन। अब इस दौरान यूएस चाहता था कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दुनिया की, वो अमेरिका के मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन करें और अमेरिका का साथ दें सोवियत यूनियन को हराने में। जैसे एशिया में यूएस ने कुछ कंट्रीज को अपने साथ मिलाकर 2 बड़े ग्रुप्स क्रिएट किए थे। एक था साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब यूएस ने अपने मिलिट्री ग्रुप्स बनाए तो इंडिया ने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया। सो इंडिया फर्मली रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन एनी मिलिट्री ग्रुप्स। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का रास्ता चुना ताकि इंडिया न्यूट्रल रहे और हम अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकें, क्योंकि 1947 में ही हमें आज़ादी मिली थी और इन दोनों की लड़ाई के बीच हम भी कूद पड़े तो हमारा ही नुकसान होगा। पर अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। अमेरिका को लगता था कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो इसका मतलब आप हमारे खिलाफ हो। अब ये कौन सी बात हुई भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपका साथ नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं। मैं बस साथ नहीं दे रहा, तुम लड़ो अपना, हमें क्या मतलब है। बट अमेरिका डिड नॉट लाइक दिस। तो अब क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के किसी भी मिलिट्री कैंप्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसीलिए साउथ एशिया में जो बाकी कंट्रीज थी यूएस उनको अपने साथ मिलाने में लग गया। सो बिकॉज इंडिया रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन इट्स मिलिट्री कैंप्स, द यूएसए लुक्ड फॉर अदर पार्टनर्स इन साउथ एशिया। अब जो हमारा पड़ोसी था पाकिस्तान, उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया। यूएस के जो 2 बड़े मिलिट्री अलायंसेस थे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इन दोनों का हिस्सा बन गया। सो पाकिस्तान एग्रीड टू ज्वाइन द अमेरिकन मिलिट्री अलायंसेस। अब क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान का साथ मिला तो बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर खूब प्यार बरसाया। पाकिस्तान को खूब आधुनिक हथियार बेचे, मिलिट्री वेपन्स बेचे, फाइटर जेट्स दिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाया, खुद भी फंड्स और ग्रांट्स दिए। सो इन रिटर्न द यूएसए गिव मैसिव अमाउंट ऑफ मनी एंड एडवांस्ड वेपन्स टू पाकिस्तान। अब ये चीज़ इंडिया के लिए खतरा बन गई, क्योंकि अगर आपके पड़ोसी की आपसे नहीं बनती और पड़ोसी आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। और पाकिस्तान के पास एडवांस्ड वेपन्स हो और गलती से इंडिया के साथ वॉर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंडिया ने यूएस के इस कदम का काफ़ी विरोध किया। इंडिया स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूएसए फॉर प्रोवाइडिंग वेपन्स टू पाकिस्तान। पर यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हथियार बेच के अमेरिका को भी फायदा हो रहा था। तो अभी तक तो हमने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुन रखा था, लेकिन जब पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट मिला तो हमें भी कोई रास्ता खोजना पड़ा। सो बिकॉज यूएस सपोर्टेड पाकिस्तान, इंडिया ग्रीव क्लोजर टू सोवियत यूनियन। तो हमने कहा एक काम करते हैं, जो यूएस का राइवल सुपर पावर है सोवियत यूनियन, हम इनसे हाथ मिला लेते हैं।
तो 1971 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यूएसएसआर गईं और उनके टॉप लीडर से मुलाकात करी। भारत और यूएसएसआर के बीच में एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। दोनों ने शांति, सहयोग और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया और इसके बाद से हमने यूएसएसआर से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदना शुरू कर दिए। द यूएसएसआर प्रोवाइडेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड सपोर्टेड इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस ऑन कश्मीर इशू। तो अब क्योंकि हम यूएसएसआर के साथ हो गए थे तो अमेरिका को लगने लगा कि अब हम सोवियत यूनियन से हाथ मिला चुके हैं और इनके पार्टनर बन चुके हैं। सो आफ्टर दिस ट्रीटी द यूएसए स्टार्टेड विविंग इंडिया एज अ क्लोज एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन। अब भारत और अमेरिका के संबंधों में सबसे गड़बड़ समय इसी साल आया 1971 में ही, जब हमने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन की थी। उसके बाद 1971 में ही इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई। जो आज आप बांग्लादेश देख रहे हैं ये उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और इसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई उसमें भारत को जीत मिली और हमने ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से को आज़ाद करा के एक नया नेशन डिक्लेयर कर दिया, बांग्लादेश। अब 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी तो अमेरिका ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इवन यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने बे ऑफ बंगाल में न्यूक्लियर हथियारों के साथ अपनी नेवी तक भेज दी थी इंडिया को धमकाने के लिए। द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इवन सेंट अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेवल फ्लीट टू द बे ऑफ बंगाल टू थ्रेटन इंडिया। तो अब इस टाइम पे हमें अमेरिकन नेवी से बचाने सोवियत यूनियन ही आगे आया था। यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दिए इंडिया को अमेरिकन नेवी से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बे ऑफ बंगाल में जब अमेरिकन नेवी पहुंची और उन्होंने देखा कि वहां पे पहले से ही यूएसएसआर की सबमरीन्स तैनात हैं तो ये लोग मुंह लटका के वापस चले गए। सो हाउएवर अंडर द इंडो सोवियत ट्रीटी द यूएसएसआर इंटरवीन्ड एंड डिस्पैच्ड इट्स ओन न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अमेरिकन नेवी। अब इस घटना के बाद इंडिया और यूएस के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ गईं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोल्ड वॉर के दौरान शुरुआत में हमने नॉन अलाइनमेंट चुना, उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो लिया और 1971 में हम सोवियत यूनियन के साथ हो लिए। पर सारा खेल पलट गया 1991 में। 1991 में ऐसा क्या हुआ? देखो 1991 के बाद का जो दौर है उसे हम पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर देखते हैं। इस टॉपिक से सवाल भी पूछे जा चुके हैं। इवेलुएट इंडो यूएस रिलेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। देखो 1991 में दो सबसे बड़ी घटनाएं हुई जिसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध पूरी तरीके से बदल गए। अब 1991 में पहली घटना ये हुई कि जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर था सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, वो कोलैप्स कर गया और 15 डिफरेंट कंट्रीज में टूट गया। ये जो मैप में आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया यूएसएसआर हुआ करता था। पर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और इसमें से 15 अलग अलग कंट्रीज बन गई। सबसे बड़ा हिस्सा था इसका रशिया। बाकी इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन वगैरह वगैरह ये सब सोवियत यूनियन से ही अलग हुए थे। So in 1991, Soviet Union collapsed and broke into 15 different countries and the Cold War was ended officially. अब सोवियत यूनियन के टूटने के साथ ही कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। The USA became the only global super power. इसके बाद अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर बचा है और यहीं से दुनिया यूनिपोलर हो गई, यानी सेंटर ऑफ पावर वाज ओनली अमेरिका। अब ये चीज़ हमारे लिए दिक्कत बढ़ाने वाली थी क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था वो कौन था? सोवियत यूनियन। सो इंडिया लॉस्ट इट्स बिगेस्ट डिफेंस एंड पॉलिटिकल पार्टनर द यूएसएसआर। और दूसरी घटना ये हुई कि एट द एग्जैक्ट सेम टाइम 1991 में ही इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। हमारी इकोनॉमी ही एकदम डूबने वाली थी। भारत के पास लगभग ना के बराबर तेल और एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट करने के लिए और खरीदने के लिए बिल्कुल ही पैसा नहीं बचा था। इंडिया हैड ऑलमोस्ट नो फॉरेन मनी लेफ्ट टू बाई ऑयल एंड एसेंशियल गुड्स। अब जब इकोनॉमी की हालत खस्ता हो और फॉरेन मनी ना हो तो कंट्री को चाहिए होता है लोन, और लोन मिलता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से, और इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी फंडिंग करने वाला है अमेरिका। तो अब अगर हमें लोन चाहिए और अपनी इकोनॉमी बचानी है तो अब अमेरिका का साथ तो चाहिए ही होगा। तो इंडिया रियलाइज्ड दैट इट कुड नो लॉन्गर इग्नोर द यूएसए। तो इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमें लोन्स मिले और हमें बदले में ये एग्री करना पड़ा कि इंडिया अपनी मार्केट पूरी दुनिया के लिए खोल देगा। सो टू सेव इट्स इकोनॉमी इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 में ही भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आई थी। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन।
91 से पहले भारत सरकार ने इस पर रोक लगा रखी थी। बाहर की कोई भी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती और प्राइवेट मार्केट्स को कैप्चर नहीं कर सकती। पर 91 के बाद हमने अपनी मार्केट्स पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। इंडिया opened its markets to the world. It removed the strict rules and invited foreign companies. अब एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जब मार्केट्स ओपन हो गई तो अमेरिकन बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। भारत में अच्छी खासी पॉपुलेशन थी और ये उनके लिए एक बढ़िया मार्केट था। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, कोको कोला जैसी कंपनीज यूएस से आके इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गई और इसी के साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते बिजनेस और ट्रेड के जरिए थोड़ा बढ़ने लगे। पर संबंध हमारे बहुत ज़्यादा दिन तक अच्छे चले नहीं। 6-7 साल बाद ही सारी चीज़ें बिगड़ गईं। क्यों? तो देखो, मई 1998 में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए और ये न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहे और इसी के साथ भारत एक परमाणु शक्ति बन गया, एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट थे। इनके नेतृत्व में भारत का परमाणु परीक्षण सफल हुआ। अब इससे यूएस को मिर्ची लग गई, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया भर में ये रोक लगा रखी थी कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, पर हमने सबसे चोरी छुपे बना लिया। अब अमेरिका को जब ये पता चला कि इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। यूएसए इमीडिएटली पनिश्ड इंडिया बाय पुटिंग हैवी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सैंक्शंस ऑन द कंट्री। यूएस की तरफ से जो हमें फंडिंग और फॉरेन असिस्टेंस मिलती थी उस पर रोक लगा दी गई। इंडिया को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से मिलने वाले लोन्स को भी यूएस ने डिले करवा दिया। नासा और इसरो के बीच कोलैबोरेशन को सस्पेंड कर दिया गया। डिफेंस सेल्स पर भी रोक लगा दी। अब अमेरिका को लगा था कि इन सब का भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और इनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, पर भारत को कुछ बहुत ज़्यादा झटका लगा नहीं, क्योंकि इंडिया एक राइजिंग मार्केट था। हमारी जीडीपी और इकोनॉमी लगातार बढ़ रही थी। तो फिर यूएस को भी समझ में आ गया कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हमने कंटिन्यू रखे तो फिर हमें ही घाटा लगेगा और इंडिया को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। तो इन मसलों को सुलझाने के लिए फाइनली दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया। हाउएवर दिस क्राइसिस एक्चुअली फोर्स्ड बोथ कंट्रीज टू फाइनली टॉक टू ईच अदर सीरियसली। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह और यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रोप टेलबॉट, इन दोनों के बीच लगभग 2 सालों तक 14 बार डिप्लोमेटिक बातचीत हुई और इन टॉक्स के जरिए भारत ने सक्सेसफुली यूएस को ये एक्सप्लेन कर दिया कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बनाए हैं, तबाही मचाने के लिए नहीं। हमारा एक पड़ोसी चाइना, उसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी हमारी वॉर होती रहती है। इसीलिए हमें इन दोनों से बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और साथ ही भारत ने अपना ये भी पक्ष रखा कि जब तक कोई भी देश हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा तब तक हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चलाएंगे। तो इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। So through these talks, India successfully explained that its nuclear weapons were meant for self-defense against China and Pakistan, not to threaten the world. और फाइनली यूएस को इंडिया की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स समझ में आई और धीरे धीरे यूएस ने जो हमारे ऊपर सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो सारे हटा लिए गए। अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए और भारत से अपनी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए सन 2000 में यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत आए। इन मार्च 2000 यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन विजिटेड इंडिया और ये पहली बार था जब 22 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आया था। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने इंडिया को अपना नेचुरल एलाई बताया। दोनों देशों के बीच विजन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए गए और यहीं से भारत और अमेरिका के बीच जो एक तरीके से तीखे रिश्ते बने थे कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो समाप्त हुए। So this visit officially ended the bitter Cold War history and laid the foundation for the deep strategic partnership that we see today. तो अब इधर सन 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत आना हुआ और अगले ही साल ऐसी घटना घटी कि हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया और ये घटना थी 9/11 अटैक। साल था सन 2001, 9वां महीना चल रहा था यानी सितंबर और तारीख थी 11। तो 11 सितंबर 2001 को एक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के 19 टेररिस्ट्स ने अमेरिका के 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक कर लिया और ले जा करके उन्हें एक के बाद एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक है, इन चारों हवाई जहाज़ों को हाईजैक करने के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करवा दिया। लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब अमेरिका पर यह अटैक होने के बाद पूरी की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स ही चेंज हो गई और इसके बाद इंडिया और अमेरिका के संबंध भी और ज़्यादा बढ़े। इसी घटना को हम 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं, जिसमें 9 का मतलब है 9वां महीना यानी सितंबर और 11 का मतलब 11 तारीख थी उस दिन, 9/11 अटैक।
इस टॉपिक के पीवाईक्यूज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। डिस्कस द पोस्ट 9/11 चेंजेस इन द इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। डिस्कस इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पोस्ट 9/11। तो अब इस अटैक के बाद चीज़ें कैसे बदल गईं? तो देखो, पहली बात तो ये हुई कि इंडिया दशकों से यूनाइटेड नेशंस में और अमेरिका को भी ये बताता आया था कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनकी फंडिंग करता है और फिर उन्हें हमारे यहाँ कश्मीर में भेजता है। So for decades, India had been complaining to the world about cross-border terrorism from Pakistan. पर 9/11 अटैक होने से पहले अमेरिका को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। हम दुनिया को ये बार बार बता रहे थे कि टेररिज्म से सिर्फ इंडिया को ही खतरा नहीं है, कल को दुनिया की किसी भी कंट्री पर अटैक हो सकता है। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए। पर यूएस कहता था नहीं नहीं, दिस इज जस्ट अ लोकल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानीज आर वेरी गुड पीपल, दे आर फाइटिंग फॉर राइट्स, दे आर नॉट टेररिस्ट। अच्छा जी, तो वही अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर था, उसी को ओसामा बिन लादेन के आतंकियों ने ठोका। तब इनको समझ में आया कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अरे तो हम क्या करें, हम तो तुमको पहले ही बताए थे, पर तुमको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जब अपनी कंट्री के ऊपर हमला हुआ तब इन्हें समझ में आया कि नो नो नो, टेररिज्म इज अ वेरी डेंजरस ग्लोबल प्रॉब्लम। तो हम भी तो तुम्हें यही बता रहे थे। So after 9/11, the USA realized that terrorism is a dangerous global threat and finally US ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दिया। आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएस मिलिट्री ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर दिया, क्योंकि अलकायदा के हेडक्वार्टर्स अफगानिस्तान में थे और ओसामा बिन लादेन वहीं से ऑपरेट किया करता था। तो यूएस ने जब वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया तो इंडिया ने अमेरिका को फुल सपोर्ट किया एंड बोथ कंट्रीज स्टार्टेड वर्किंग क्लोजली टुगेदर। They began sharing secret intelligence data to track and stop terrorist groups, and counter-terrorism became a strong pillar of India-US relations. और वही ओसामा बिन लादेन जिसने यूएस पर हमले करवाए थे, उसको ढूंढने में अमेरिकन इंटेलिजेंस को 10 साल लग गए और 10 साल बाद वो आदमी पाकिस्तान में पकड़ा गया। अमेरिकन फोर्सेस ने अपने सीक्रेट मिशन में उसे वहीं ठोक दिया और उसकी बॉडी को एक भारी से ताबूत में रख के समंदर में फेंक दिया। इस घटना के बाद हमारे लिए पॉजिटिव बात ये थी कि दुनिया भर को पता चल गया कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। फिर सन 2004 में भारत और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। In 2004, the two countries signed an agreement called the Next Steps in Strategic Partnership. स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच एक गहरी दोस्ती हो चुकी है। डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे मैटर्स में अब दोनों मिलकर काम करेंगे। एंड दिस वाज अ मेजर माइलस्टोन। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने इंडिया पर यह बैन लगा रखा था कि आप हमसे एडवांस वेपन्स यानी आधुनिक हथियार, फाइटर जेट्स, टैंक्स ये सब नहीं खरीद सकते। पर इस पार्टनरशिप के बाद ये सारे बैन्स हटा लिए गए। द एनएसएसपी रिमूव्ड मैनी ऑफ दीज बैन्स। और इस पार्टनरशिप में यूएस ने कहा कि हम इंडिया के साथ 4 मेजर सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगे। सिविलियन न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ में, सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स में, हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड और मिसाइल डिफेंस में। इसी एग्रीमेंट के तहत आगे चल के इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील अनाउंस की गई एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। अब देखो, इंडिया ने अपने पहले न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया था 1974 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे। अब इस टेस्ट के बाद अमेरिका और बाकी देशों ने भारत पर पाबंदियां लगा दी थी कि कोई भी देश अब हमें न्यूक्लियर फ्यूल, रिएक्टर्स और टेक्नोलॉजी नहीं देगा। अब पहले ये समझ लो कि जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम और थोरियम, इनका इस्तेमाल मेनली 2 जगहों पर किया जाता है, एक वेपन्स बनाने में और दूसरा पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जब अमेरिका ने हमारी न्यूक्लियर सप्लाई रोक दी तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होता था वो हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया करते थे। और इंपोर्ट इसलिए होता था क्योंकि भारत के अपने पास अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम बहुत कम है। और फिर दूसरी समस्या टेक्नोलॉजी की भी थी। एनर्जी जनरेट करने के लिए रिएक्टर्स चाहिए होते हैं, यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो इस्तेमाल करने लायक हो पाता है। पर हमें ये सब करना आता ही नहीं था, तो हमारे सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स फॉरेन कंट्रीज़ की मदद से चल रहे थे। इसलिए बैन लगने के बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा असर पड़ा। सिंस इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, द वर्ल्ड हैड पुट स्ट्रिक्ट न्यूक्लियर सैंक्शंस ऑन इंडिया। India could not buy uranium or nuclear technology to produce electricity.
अब देखो, बैन इसलिए लगा था क्योंकि यूएस को लग रहा था कि इंडिया एक एग्रेसिव कंट्री है और अगर हम इन्हें न्यूक्लियर फ्यूल देंगे तो ये लोग उसका बॉम्ब बना लेंगे। तो इंडिया पे न्यूक्लियर बैन 30 साल तक लगा रहा। पर इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही थी, अमेरिकन कंपनीज हमें अपने रिएक्टर्स बेचना चाहती थी और यूएस को भी पता था कि इंडिया के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा। तो फाइनली इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ये सिविल न्यूक्लियर डील 2005 में अनाउंस की गई थी। इन 2005 यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अनाउंस्ड अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर अ न्यूक्लियर डील। अनाउंसमेंट के बाद इस डील को फाइनलाइज करने के लिए लगभग 2.5-3 साल नेगोशिएशंस चली, बातचीत चली और ऑफिशियली फिर इसे 2008 में साइन किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस डील में हुआ क्या था। वही अमेरिका जिसने हमारे ऊपर न्यूक्लियर बैन लगाया था, इस डील के बाद हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में हमें सपोर्ट करने के लिए कैसे राजी हो गया। तो देखो, इस डील में 2-3 मेन बातें थीं। पहला तो ये है कि भारत ने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक होगा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा होगा मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम। सिविल का मतलब है घरेलू इस्तेमाल यानी बिजली बनाने के लिए, और मिलिट्री प्रोग्राम का मतलब है वेपन्स बनाने के लिए। तो इस तरह सेपरेशन के ज़रिए हमने ये इंश्योर किया कि हम जो भी न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करेंगे उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिविल पर्पसेस यानी बिजली बनाने में किया जाएगा। और अगर किसी को डाउट हो तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आके हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक कर सकती है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमारा दूसरा हिस्सा होगा मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। उसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे, खुद से वेपन्स बनाएंगे और अपने यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे जो इंडिया के अपने रिजर्व्स में है। यानी मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और वेपन्स बनाने में हमें किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ की मदद नहीं चाहिए, हम अपने दम पर वेपन्स बनाएंगे। और जो हमारी मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होंगी इसमें हम किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को घुसने नहीं देंगे, कोई भी इसको आके चेक नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे अपने डोमेन के अंदर आता है। And no imported fuel or technology will be used to make weapons. So India agreed to separate its military nuclear facilities from its civilian nuclear power plants. India also allowed International Atomic Energy Agency to check its atomic power stations. So this was the deal. And after this, अमेरिका ने जो बैन लगा रखा था वो हटा लिया। भारत को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर मानते हुए हमें अन्य देशों से न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की छूट दे दी गई और साथ ही साथ अमेरिका भी इंडिया के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गया। एंड टुडे वी इंपोर्ट न्यूक्लियर फ्यूल्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। नाउ लेट्स लुक एट द मेजर एरियाज ऑफ कॉपरेशन। आज के समय में भारत और यूएस के बीच सहयोग की क्या स्थिति है। सबसे पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें तो भारत अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर है। अपाची और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स, MQ-9B ड्रोन्स, ये सब हमने अमेरिका से ही मंगाए हैं। जेट इंजन्स बनाने के लिए भी दोनों देशों के बीच आपस में पार्टनरशिप है। टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका और भारत दोनों एक तरफ ही रहते हैं। ट्रेड की बात हो तो उसमें यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच पर ईयर $200 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड होता है। अमेरिकन कंपनीज लाइक एप्पल, अमेजॉन एंड बोइंग दे आर हैविली इन्वेस्टिंग इन इंडिया। इसके साथ साथ लगभग 40 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं। Many talented Indian students get admission in top American universities like Harvard and MIT. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी कमला हैरिस, ये सब इंडियन ऑरिजिन के ही लोग हैं जो यूएस की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में बड़ा रोल निभा रहे हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब क्षेत्रों में साथ काम करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच आईसेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। दोनों देशों की जो अपनी स्पेस एजेंसीज हैं, नासा और इसरो, ये कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करती हैं। एंड बोथ कंट्रीज आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर इन क्लीन एनर्जी जनरेशन एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो पहले की तुलना में भारत और यूएस के रिश्ते अब ज़्यादा बेहतर हैं। दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अमेरिका को एक बड़ा मार्केट और डेमोक्रेटिक पार्टनर चाहिए और भारत को अपनी रक्षा यानी डिफेंस और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए यूएस का साथ चाहिए। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपने देखा कि कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने नॉन अलाइनमेंट चुना था, फिर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान यूएस के साथ हो गया और फिर हम सोवियत यूनियन के साथ हो लिए। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, इंडिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए,
जिससे अमेरिकन कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर 2001 में 9/11 अटैक और भारत और यूएस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। बाकी भारत और अमेरिका के संबंधों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.